तो हॉरिजेंटल पाइप है तो उसमें रो जी एच लिखना छोड़ दो, क्योंकि दोनों हाइट तो सेम होगा, वो कैंसिल आउट होगा। वर्टिकल पाइप है तो इसके लिए नहीं लिखेंगे, इसको मान लेंगे कि जीरो लेवल है, ये एच लिख देंगे ऐसे। समझ में आया? देखो यहाँ पे हमने बर्नौली इक्वेशन लिखा, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है तो इसमें एच क्या होगा, सेम होगा दोनों पॉइंट पे, ठीक है, समझ रहे हो, 1 2 पे। लेकिन इसके लिए एच जीरो होगा और इसके लिए हाइट एच होगा, ठीक है। अरे सुनो, बात मत करो अभी, यहाँ पे देखो। अच्छा एक और हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, वेलोसिटी v1 है, a1 है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो कि कैपिटल ए है और वेलोसिटी यहाँ पे v2 है, मान लो कि a2 है। अच्छा बताओ, तो इसमें हमने क्या बताया था, इसमें हमने बताया था इसको स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए ही ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, हम लिख सकते हैं ना a1 v1 इक्वल टू a2 v2। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1 v1 इक्वल टू a2 v2 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, दैट मीन्स ए भी इक्वल टू हमने क्या बताया था, कांस्टेंट। जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना? इसीलिए पाइप से क्या करते हैं, अगर दूर हमको पानी फेंकना करना हो, थ्रो करना होता है तो एरिया कम कर देते हैं ताकि वेलोसिटी वहाँ पे ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखना है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा पी, ये फ्लूइड ऐसे मोशन में है तो बर्नौलीज इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वेशन क्या हाइड्रोडायनेमिक्स के लिए है। तो P प्लस रो जी एच तो दोनों के लिए सेम होगा, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम तो वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा। अच्छा इससे बताओ, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सम तो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे एक्स वाई इक्वल टू, अगर मान लो कि एक्स वाई इक्वल टू मान लो कि 5 है सपोज करो, तो y को कम करेंगे तो x को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है यानी कि v ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब तुम लोग को ये याद रखना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम, याद रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कम, वेलोसिटी ज़्यादा, प्रेशर कम, बस ये याद रखना है, ठीक है। अब चलो इस पर कुछ क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, हम करते हैं और यही इक्वेशन हम लगा के करेंगे। दो ही इक्वेशन हमने लिखाया था हाइड्रोडायनेमिक्स में, a1 v1 इक्वल टू a2 v2 और p इक्वल टू p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पेज नंबर खोलो 49। और एक एरोफॉयल कल बताया था कि नहीं बताया था, एरोफॉयल क्या होता है, नहीं बताया था। तो एरोप्लेन का जो विंग होता है उसके ऊपर स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, नीचे क्या होगा, कम होगा। तो ऊपर स्पीड ज़्यादा होगा तो ऊपर प्रेशर क्या होगा, बर्नौलीज इक्वेशन के क्या कम होगा, और नीचे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उस विंग्स पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ, इसलिए वो लिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन नंबर देखो, पेज नंबर 49 पे है, बुकलेट के पेज नंबर 49 पे है। इसमें देखो दिया हुआ है, द वाटर फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एट ए स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ नोजल इफ वाटर इज इमर्जिंग एट ए स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि रेडियस हम निकाल देंगे, रेडियस निकाल देंगे, डायमीटर निकाल देंगे, यानी कि कुछ ऐसे है। क्या, हाँ बुकलेट में ही करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे v1 इक्वल टू कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड। जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे v2
इक्वल टू कितना है 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो एक का दिया हुआ है और दूसरे का हमको निकालना है। द वाटर फ्लोज थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप हुज इंटरनल डायमीटर 2 मीटर। मान लो कि यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है, ये तुम्हारा कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। What should be the diameter of nozzle if the water is emerging at 4 मीटर पर सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे A2V2। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो कि A2 है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, तो हम लिखेंगे क्या A1V1 इक्वल टू A2V2, ठीक है। डायमीटर गिवन है तो ये पाइप किस शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप का होगा। तो इसमें हम लिख देते हैं A1, इसका रेडियस मान लो कि हम ले लेते हैं क्या R1 ले लेते हैं, इसका रेडियस हम सपोज करो कि हम ले लेते हैं क्या R2 ले लेते हैं। तो A1 कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू ये पाई R2 स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा V2। पाई से पाई कैंसिल आउट है क्या, तो पाई R स्क्वायर ही तो लिख रहा हूँ, एकदम लगेगा। डायमीटर दिया है तो डायमीटर किसका होता है, पाइप दिया है उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो बताओ किस शेप का होगा वो, बताओ सिलेंडर शेप का ही होगा। तो इसका रेडियस तो हमको फाइंड करना है। तो R1 स्क्वायर इक्वल टू हम लिख देंगे R2 स्क्वायर V2 अपॉन में कितना लिखेंगे V1। तो R2 कितना है 1 सेंटीमीटर, ये डायमीटर गिवन है 2, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। V2 देखो V2 गिवन है 1 और V1 कितना गिवन है 4। कोई बात नहीं, सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, दोनों साइड सेंटीमीटर हो जाएगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा R1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू कितना होता है ट्वाइस रेडियस होता है, तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बस कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है। नहीं चल रहा, समझ गए। और समझ के सिलेंडर का एरिया कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई R स्क्वायर H, एरिया पाई R स्क्वायर होता है। बताओ अगर कोई डाउट्स हो तो इसमें। उसके बाद में पेज नंबर 50 पे जो है वो देखो क्वेश्चन नंबर। दिया हुआ है फुली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट 747 हैज मास दिस, इट इज इट्स टोटल विंग्स एरिया, इसका जो विंग्स है उसका एरिया गिवन है, ठीक है 500 मीटर स्क्वायर। इट इज इन द लेवल फ्लाइट विथ स्पीड गिवन है, उसका स्पीड गिवन है 960 किलोमीटर पर आवर। एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर सरफेसेस ऑफ द विंग्स। चलो हो गया ये, अच्छा। अब मान लो कि विंग्स हमने ऐसे ही बना दिया, विंग्स ऐसे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर मान लो कि P1 है और यहाँ पे प्रेशर मान लो कि P2 है, तो कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा P1 या P2? विंग्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा या नीचे ज़्यादा होगा, नीचे ज़्यादा होगा। तो ऊपर क्या, ऊपर एयर स्पीड ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे मैं क्या बताया था, मेट्रो का एग्जांपल दिया था, बताया था ना कि मेट्रो में क्यों बोलता है कि पीली लाइन येलो लाइन से पीछे रहे, क्यों बोलता है, जैसे येलो लाइन वहाँ पे बनाया होता है। जैसे मान लो कि रेल यहाँ पे है तो येलो लाइन यहाँ पे बनाता है, तो अगर मैं यहाँ भी खड़ा हूँ तो रेल तो ऐसे जाएगी, तो क्यों बोलता है, बताया था ना इसका रीजन, हाँ कि यहाँ पे मेट्रो जब जाती है तो उसका एयर स्पीड ज़्यादा होता है,
तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और हम खड़े हैं तो हमारे पीछे एयर स्पीड क्या है, ज़्यादा है, सॉरी प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, तो हमारे ऊपर नेट फोर्स आगे की तरफ लगेगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर क्या है, कम है, यहाँ पे प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, समझ रहे हो ना। तो उस पर नेट फोर्स, अब प्रेशर और फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है प्रेशर फोर्स में। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की ओर क्या लगेगा, mg लगेगा, और ऊपर की ओर कितना लगेगा, दोनों का प्रेशर डिफरेंस दैट इज P2 माइनस P1 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया विंग्स का, समझ रहे हो ना। तो चलो इसमें अब प्रेशर डिफरेंस हमको निकालना है, तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन इक्विलिब्रियम P2 माइनस P1 इंटू ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg अपॉन में a, और मास गिवन है, इसका मास गिवन है 3.3 इंटू 10⁵, तो 3.3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 5, और g कितना हो जाएगा 9.8 हो जाएगा, 9.8 हो जाएगा। और इसका एरिया गिवन है देखो 500, एरिया का तो यूनिट, और आफ्टर सोल्विंग ये कितना हो जाएगा, पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेना। ठीक है। इसका बी पार्ट है, एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग्स रिलेटिव टू लोअर सरफेस। क्या भी क्या होता है, भी नहीं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 नहीं लगाएंगे, यानी कि हमको बताना है कि नीचे के रेस्पेक्ट में ऊपर कितना स्पीड ज़्यादा होता है। तो इतना नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। तो P2 माइनस P1 हमारा आ चुका है, समझ गए। और अच्छा, इस पॉइंट को हमने मान लो कि 1 कर दिया, इस पॉइंट को हमने 2 कर दिया। ये अभी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था, समझ में आया। 1 कर दिया, इसको पॉइंट 1 कर दिया, इसको हमने पॉइंट 2 कर दिया। दोनों जगह बर्नौली इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, बताओ यस और नो। चलो तो इसको मैं हटाता हूँ, और क्वेश्चन बताओ कि क्या पूछा जा रहा है, क्या हमको निकालना है, थोड़ा बता दो, क्वेश्चन पढ़ के बताओ। हाँ तो बताओ क्या फ्रैक्शनल इंक्रीज का मतलब क्या हुआ। हाँ, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, चेंज अपॉन में इनिशियल, यही होता है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे स्पीड है तुम्हारा V1, यहाँ पे स्पीड है तुम्हारा V1, और यहाँ पे स्पीड है क्या है, V2 है। तो हमको जो निकालना है वो निकालना है V1 माइनस V2 अपॉन में V एवरेज, V एवरेज, एवरेज यही हमको निकालना है। ठीक है। और V एवरेज क्या होता है, V1 V एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 बाई 2 हो जाएगा। यही हमको निकालना है, यही चीज। ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल
फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो ये निकलेगा कैसे बताओ। तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 पे हम क्या करते हैं, और उसका जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है। विंग्स का डिफरेंस, विंग्स का हाइट कितना होता है, बहुत 2 मीटर 3 मीटर तो होता नहीं, वो तो बहुत ही कम होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम ए लिख सकते हैं P1 प्लस रो जी एच को तो हटाइए दो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा तो हम ऐसा करेंगे कि हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, कुछ नहीं किया, इस V को इधर लाया और हाफ रो कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं P2 माइनस P1 और प्रेशर को उधर भेज दिया। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। और P2 माइनस P1 हमारा क्या है, नोन है, अभी हमने फाइंड किया है। तो इसमें फर्दर हम लिख सकते हैं V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में रो और P2 माइनस P1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। है दिक्कत तो बताओ, नहीं है तो चलो इतना पहले नोट कर लो। अच्छा, इस बर्नौलिस का इक्वेशन ही लगाया, अभी बर्नौलिस के इक्वेशन पे ही हम बना क्वेश्चन कर रहे हैं क्या। अच्छा, तो विंग्स का जैसे मान लो कि अब यहाँ पे बर्नौलिस इक्वेशन लगाना हो और यहाँ पे बर्नौलिस इक्वेशन लगाना हो, तो इसमें हाइट क्या होगा, दोनों का हाइट तो सेम ही होगा। हाँ, तो वेलोसिटी ज़्यादा मैटर कर रही है, तो उसका जैसे ए हाइट और ए हाइट में कितना डिफरेंस होता है, बहुत कम होता है, तो हाइट तो सेम ही होगा। तो वेलोसिटी को मैं क्या नेग्लेक्ट किया हूँ, वेलोसिटी तो लिया हूँ। जैसे समझे हो कि मैंने क्या बताया यहाँ, जो विंग्स होता है उसका थिकनेस कितना होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ भी अर्थ सरफेस से एच लेंगे तो यहाँ भी एच लेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तुम लिख लो यहाँ पे रोजी एच, यहाँ भी रोजी एच लिख लो। समझ रहे हो ना कि रोजी एच हम क्यों नहीं कंसीडर करेंगे कि नहीं। तो चलो चलो जिसको इतना नोट कर लो, इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी। अच्छा, इसको यही चीज हमको निकालना है, यही चीज निकालना है। और भी एवरेज जो है तुम्हारा वेलोसिटी गिवन है 960 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है तुम्हारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा नहीं, चलो कोई बात नहीं, समझ में आया। अब V2 V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर को भी अगर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं V1 माइनस V2 इंटू V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 2 बाई रो और P1 P2 माइनस P1। अच्छा, 2 को इधर करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, इधर करेंगे तो इधर हम कर देते हैं V1 माइनस V2 और इधर हम लिख देते हैं V1 प्लस V2 और इस 2 को इधर ला दिया तो कितना हो जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन में रो कर दिया। बताओ यस और नो। अच्छा, तो अब इसको हम V एवरेज लिख सकते हैं, तो V1 माइनस V2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं P2 माइनस P1 अपॉन में रो और इसको इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो V एवरेज लिख सकते हैं हम। बता दो यस और नो। समझे हो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कुछ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बस। अच्छा अच्छा, दोनों तरफ V एवरेज से अगर डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
यही चीज़ हमको लाना है, ये चीज़ लाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ भी एवरेज से डिवाइड कर देते हैं। तो V1 रो यहाँ पे, रो तो यहाँ पे है, तो V1, हाँ V दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो V1 माइनस V2 अपॉन में V एवरेज इजक्वल टू P2 माइनस P1 इजक्वल टू रो इंटू V एवरेज का कितना करेंगे, स्क्वायर कर देंगे और आ गया आंसर। हाँ दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो इधर पहले से एक था तो इसका स्क्वायर हो गया और इधर इतना आ गया, और यही तो हमको फाइंड करना था। अब P2 माइनस P1 हमारा नोन है और रो इसमें गिवन है, देखो इसमें रो गिवन है और V एवरेज भी गिवन है। V एवरेज गिवन है तुम्हारा देखो 960 किलोमीटर पर आवर इसमें, हाँ V एवरेज गिवन है 960 इंटू 5 बाई क्या कर दो 18 मीटर पर सेकंड कर दो, और P2 माइनस P1 नोन है। तो देखो इसमें दिया हुआ है कि जब इट इज इन द लेवल फ्लाइट विथ स्पीड दिस, यानी कि उसका एवरेज वेलोसिटी दोनों जगह तो डिफरेंट होगा, वेलोसिटी विंग्स के ऊपर और इसके नीचे दोनों वेलोसिटी डिफरेंट है, तो ये एवरेज गिवन है। अब पुट करके सोल्व कर लोगे तुम लोग। P2 माइनस P1 ये पार्ट में हमने निकाला हुआ है। अच्छा उसके बाद में रो क्वेश्चन में देखो गिवन है और V एवरेज भी गिवन है, तो निकाल लोगे, ठीक है। हाँ हाँ देखो कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ जाए ना, अगर सोल्व करने का टाइम नहीं है तो यहाँ तक लिख के जरूर छोड़ो, ठीक है, यहाँ तक। क्या अब सब वैल्यू पुट करके सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद में पेज नंबर देखो 52, पेज नंबर 52 51 भी है, 51 भी देख लो, 51 भी है। ऐसे 51 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 51 इम्पोर्टेंट नहीं है। 52 देखो और 53, चलो हो गया सबका। इधर से तो तुम करिए लियो, ये सब हो गया है ना। पेज नंबर 51 पे देखो कैसे दिया हुआ है कि प्रेशर कितना रिक्वायर्ड होगा, तो वर्टिकल में लगा दो, चलो ये छोड़ो इम्पोर्टेंट नहीं होता। 52 पे देखो दिया हुआ है वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स विच इज कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। जैसे मान लो कि ये पेज नंबर है 53 पे 52, कुछ पाइप ऐसे हम बना देते हैं, ऐसे पाइप बना दिए, दिया हुआ है। तो वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए टू हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर। इन द फर्स्ट पाइप स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड प्रेशर इज दिस। जैसे मान लो कि यहाँ पे V1 गिवन है, V1 इजकल टू गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड और प्रेशर गिवन है यहाँ पे 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल, ठीक है। और प्रेशर इतने गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड एंड प्रेशर ऑफ वाटर इन सेकेंड पाइप। यहाँ पे प्रेशर हमको फाइंड करना है कि क्या होगा और वेलोसिटी पाइप करना है कि क्या होगा। दिया हुआ डायमीटर ऑफ द पाइप्स इज इतना, इसका डायमीटर रेस्पेक्टिवली जो फर्स्ट पाइप है उसका डायमीटर देखो तो हॉरिजॉन्टल पाइप गिवन है तो हॉरिजॉन्टल लेवल सेम ही होगा। हमने फिगर थोड़ा गलत बना दिया, ठीक है, उल्टा बनेगा।
ये फर्स्ट पाइप है और ये सेकेंड पाइप है। इन द फर्स्ट पाइप ए स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड और प्रेशर इतना। कैलकुलेट द स्पीड एंड प्रेशर इन सेकेंड पाइप। द डायमीटर ऑफ पाइप 3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस मान लो कि रेडियस कितना है, R1 इक्वल टू 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा -2, और इसका R2 इक्वल टू गिवन है 3 इंटू 10 - 2 मीटर। और यहाँ पे V2 इक्वल टू वाट और P2 इक्वल टू वाट, ये हमको निकालना है। तो बताओ कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो एक से तो प्रेशर और वेलोसिटी निकलेगा नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के हम V निकाल सकते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 कर सकते हैं ना। और पास का प्रेशर निकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल पाइप है तो इसमें H दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तुम लिखो कैंसिल कर दो, नहीं तो लिखो ही नहीं, ठीक है। तो चलो ये पार्ट हम करते हैं। इसमें कितना हो जाएगा, A1 V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा A2 V2, और ये कितना हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2 हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल कर दो। R1 कितना गिवन है 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और वेलोसिटी कितना गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। तो फिर R2 कितना गिवन है 3 इंटू 10 - 2 का होल स्क्वायर कर दो, और वेलोसिटी तो हमको फाइंड ही करना है। और V2 इजीली फाइंड कर सकते हो, 10 - 2 10 - 2 कैंसिल कर दो। तो हो जाएगा तुम्हारा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 V2। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा V2 हो जाएगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। समझोगे कैसे किया हमने। अब V2 निकल गया, अब हमको P2 निकालना है। तो हमने क्या बताया था, जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा और प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, तो ऐसे कर दो, ऐसे हम कर सकते हैं P1। तो क्या करें, ρGH लिखे या छोड़ दें। हॉरिजॉन्टल पाइप में ρGH नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, सेम होगा और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा, इसमें P1 गिवन है, P2 तुमको निकाल देना है। ये तो करिए लोगे तुम लोग। V1 V2 नोन है, V1 अभी V1 इसमें गिवन है, V2 हमने दे दिया निकाल दिया, और प्रेशर यहाँ पे P1 गिवन है, P2 हमको फाइंड करना है। तो इसके बाद में ये रिमेनिंग काम तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, इसको बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको घर से सॉल्व करके लाना है, ठीक है। उसके क्या, हाँ चलो लिख लो, यहाँ तक लिख लो और रिमेनिंग काम घर से करके रखना है। उसके बाद में देखो 53 पे गिवन है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वाटर पाइप एंटरिंग द बेसमेंट इज 4 इंटू 10⁻⁴। द प्रेशर एट दिस पॉइंट इज दिस, प्रेशर गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। उसके बाद में निकालना है, दिस पाइप इज टू बी क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस पाइप टेपर्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10⁻⁴ when it reaches the second floor 8 मीटर above। कैलकुलेट द स्पीड एंड प्रेशर एट द सेकंड फ्लोर। समझ में आया कि कैसे किया। हॉरिजॉन्टल पाइप है या वर्टिकल पाइप है, वर्टिकल पाइप है, तब तो बेसमेंट से पानी को हमको कहाँ ले जाना है, सेकंड फ्लोर पे ले जाना है, ठीक है। हाँ पढ़ो।
कुछ नहीं गिवन है, जो ग्राउंड फ्लोर पे प्रेशर वेलोसिटी क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, और सेकंड फ्लोर पे तुम्हारा क्या गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है और हाइट गिवन है। तो स्पीड और प्रेशर निकालना है। पहले A1V1 इक्वल टू A2V2 कर दो, वेलोसिटी निकल जाएगा, और प्रेशर का फॉर्मूला बर्नौलीज इक्वेशन लगा दो। ठीक है, पहले वाले में 0 ले लिया। हाँ तो देखो कुछ ऐसे सिचुएशन ऐसे गिवन है, 53 पेज नंबर पे कुछ पाइप ऐसे गिवन है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है देख लो, और ये बेसमेंट है तो ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा 0। तो पहले फर्स्ट पार्ट में करो A1V1 इक्वल टू A2V2। देखो A1V1 गिवन है, यहाँ पे A1 इक्वल टू गिवन है 4, ये गिवन है 4 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और V1 इक्वल टू भी गिवन है, V1 इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और P1 इक्वल टू भी गिवन है, P1 इक्वल टू 2 × 10⁻, नहीं 3 × 10⁵ गिवन है, 3 × 10⁵ पास्कल। ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 गिवन है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, V2 हमको फाइंड करना है और P2 हमको फाइंड करना है, और ये हाइट गिवन है तुम्हारा 8 मीटर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, A1V1 इक्वल टू A2V2, यहाँ से V निकल जाएगा, और दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस यहाँ पे है तो ये कितना हो जाएगा, ρg इंटू कितना लिख देंगे 0 प्लस हाफ ρV1 स्क्वायर, और P2 प्लस ρgh, और h कितना है तुम्हारा 8 मीटर है, और प्लस हाफ ρV2 स्क्वायर। V2 तो अब हमारा नोन हो गया, समझ रहे हो कि नहीं, V2 तो हमारा नोन हो गया फर्स्ट से। अब P1 सब कुछ गिवन है, P1 गिवन है, V1 गिवन है, V2 गिवन है, P2 निकाल देना है। और वाटर का रो कितना होता है 1000 होता है, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। रो वाटर का कितना होता है 10⁻³ kg/m³। और रिमेनिंग जो क्वेश्चन है तुम लोग घर से करके रखोगे। अब नेक्स्ट क्लास में देखो 56 पेज नंबर पे वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दोगे, और रिमेनिंग तुम लोग घर से करके रखोगे। ठीक है, अब हमने क्या करा दिया, हाइड्रोस्टैटिक्स करा दिया, हाइड्रोडायनेमिक्स करा दिया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जैसे सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, यही 2 टॉपिक है जो रहता है। ये सारे फिगर बना लेना ताकि बाद में समझने में कोई डाउट है तो पूछो। वो एक मेनिस्कस का जो इसमें आएगा वो सर ने बोला है कि 5 मार्क का पेपर में आएगा। अभी आगे है वो सरफेस टेंशन में है, सरफेस टेंशन में अभी पढ़ाऊंगा। अब हमने क्या बता दिया, हाइड्रोस्टैटिक्स बता दिया और हाइड्रोडायनेमिक्स भी बता दिया। जब फ्लूइड रेस्ट में था तो पास्कल्स लॉ हमने पढ़ाया, वेरिएशन ऑफ प्रेशर पढ़ाया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया, बैरोमीटर क्या है वो पढ़ाया, मैनोमीटर क्या है वो सब पढ़ाया। ठीक है, और जब फ्लूइड मोशन में था तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाया, बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ाया, उसका एप्लीकेशन बताया। ठीक है, अब तुम लोग खोलो, अब प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मैंने विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। पेज नंबर खोलो तुम लोग 26 बुकलेट का। देखो हो गया, तुम लिख लिए कनो 26। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स तो हमने पढ़ा दिया है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है जल्दी बता दो। अपोजिंग फोर्स, कौन सा अपोजिंग फोर्स? जब एक सॉलिड बॉडी दूसरे सॉलिड बॉडी के ऊपर स्लिप करता है या स्लिप करने की टेंडेंसी होता है
तो उस केस में एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे है। जैसे हाँ, लिक्विड में ये होता है जैसे एक फ्लूइड का लेयर दूसरे फ्लूइड के लेयर पर स्लिप करे या स्लिप करने की टेंडेंसी हो, तो उस केस में भी एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। तो क्या चीज़ है? व्हेन एक जैसे लिक्विड का एक लेयर, समझ गई, दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप करता है, तो उस केस में स्लिप करे या स्लिप करने की टेंडेंसी हो, तो उस केस में भी एक अपोजिंग फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। चलो लिखो, समझ गए? चलो लिखो, लिखो व्हेन ए लेयर ऑफ फ्लूइड, तो समझा देता हूँ मैं इसी तरह से, तुम लोग लिखोगे ना तो अभी कुछ याद हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं लिखाया हूँ व्हेन ए लेयर ऑफ फ्लूइड स्लिप और टेंड्स टू स्लिप ऑन द अनदर लेयर इन कांटेक्ट द टू लेयर एक्सर्ट्स ए टेंजेंशियल फोर्स ऑन ईच अदर द है। मैं समझा दे रहा हूँ, तो लिखा हुआ तो यही चीज़ समझा दे। यानी कि जैसे मान लो कि सुनो 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 एक मिनट, जैसे मान लो कि इसको मैं ऐसे पुल कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, तो इस टेबल पे ग्राउंड किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? पीछे की ओर। अच्छा, एक ग्राउंड पे टेबल किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? आगे की तरफ। तो इसमें दोनों, जैसे मान लो कि ए इसको ऐसे स्लिप करा रहा हूँ, तो इस पे ए हैंड क्या लगेगा? पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ए इस पे आगे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो इसमें जैसे एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लिप कर रहा है, तो जो टॉप लेयर है आगे मूव कर रहा है, तो नीचे वाला लेयर क्या करेगा? पीछे की ओर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, और टॉप लेयर नीचे वाला लेयर पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। वही मैं लिखाया हूँ, द टू लेयर एक्सर्ट्स ए टेंजेंशियल फोर्स ऑन ईच अदर। समझ में है? एक दूसरे के ऊपर लगाएगा। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर सच दैट विच अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन द layers. This properties of fluid to oppose relative motion between the layers is called viscosity, and opposing force is known as viscous force और force of viscosity। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, रिवर तो तुम सब देखे हो, बताओ रिवर में सबसे मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होता है? क्या? नहीं, देखो टॉप प्लेयर पे जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रिवर का स्पीड क्या होता है? डिक्रीज करता है। यानी कि इसमें स्पीड कुछ ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे स्पीड हो गया v प्लस डी वी, यहाँ पे स्पीड हो गया मान लो कि v, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा? v माइनस डी वी, ऐसे कुछ होता है। जैसे जैसे जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज करते जाएगा, वेलोसिटी कुछ डिक्रीज करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये बॉटम में बिल्कुल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच में अगर मान लो कि लेंथ, अगर इसका बीच का डिस्टेंस dx है, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस dx ही होगा, क्योंकि सेम अमाउंट से वेलोसिटी क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो समझ गए। इसमें मैं फिगर में बनाया हूँ कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होता है? डिक्रीज करता है। अब लिखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कस फोर्स जो लगेगा, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू टाइम्स एन, यही होता था। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी फॉर्मूला हम लिखाएंगे अभी। ठीक है, लिखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लिख लो। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब इसमें दो लेयर बनाया हुआ है, वही मैं दो लेयर बना देता हूं। जैसे इसका नाम हमने दे दिया P और इसका नाम हमने दे दिया क्या? Q। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी v प्लस डी वी है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? v है। ठीक है, और इस दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? dx है। तो एक हम टर्म डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो उसमें हम इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में सेपरेशन बिटवीन देम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? dv, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा? dx। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।
जो यूनिट डायमेंशन में आता था वेलोसिटी ग्रेडियंट, यही होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, चलो पहले इसको बना लो और टॉपिक देना है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, पेज नंबर 27। और इसका एरिया मान लो कि कैपिटल है। तो इसमें दो लेयर हमने बनाया हुआ है, एक का नाम हमने दिया P, दूसरे का नाम हमने दिया Q। तो ये बताओ Q पे विस्कस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? Q पे विस्कस फोर्स कौन लगाएगा? T लगाएगा। किस डायरेक्शन में? पीछे की ओर। अच्छा, फिर P पे कौन लगाएगा विस्कस फोर्स? किस डायरेक्शन में? आगे की तरफ। ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, और डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। लिखो, लिखो द फोर्स ऑफ लिखो द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी और viscous force, the force of viscosity और viscous force acting between two layers, acting between two layers, फर्स्ट में लिखना, पॉइंट करके लिखना फर्स्ट में, इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर्स, फर्स्ट में लिखना है इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ लेयर्स इन कंटेक्ट। ठीक है, उसके नीचे लिखो एफ भी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कंटेक्ट। कंटेक्ट एरिया समझ रहे हो कि क्या चीज है? जैसे मान लो कि ये दो, यहां पे देख लो पहले, जैसे दोनों का एरिया क्या है? डिफरेंट है, समझ रहे हो? ऐसे एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रहा है, तो कितना एरिया कांटेक्ट में है? नीचे वाला का या ऊपर वाला का? ऊपर वाला का एरिया कांटेक्ट में। यहाँ पे तो कोई सरफेस नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है, समझ रहे हो क्या है? तो उसमें कांटेक्ट एरिया क्या होगा जाएगा? इसका एरिया। ठीक है, तो ये लिखना है एफ भी इज प्रोपोर्शनल टू ए, जैसे फर्स्ट पॉइंट के बाद में एफ भी इज प्रोपोर्शनल टू ए। उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो। क्या? हाँ, सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर मान लो कि अगर चेंज हो तो जो कॉमन एरिया है उसको हम लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिखो इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। सेकंड पॉइंट लिखो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको इक्वेशन हम 1 कर देते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। बुकलेट बंद करो, नहीं तो उस पर ध्यान जाता रहेगा। बुकलेट बंद करो, जो मैं लिखा रहा हूं उसको लिखो, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो एफ भी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? डी वी बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 कर दो। ठीक है, अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एफ भी इज प्रोपोर्शनल टू ए। दोनों को हमने कंबाइंड कर दिया, इतना हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में एफ भी इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट देते हैं,
तो यहाँ पे हम दे देंगे ईटा ए बी वी बाई डी एक्स, यही हो जाएगा विस्कस फोर्स। चलो पहले इतना लिखो, माइनस साइन हम बता देते हैं। माइनस साइन इसलिए लगाते हैं कि ये अपोजिंग फोर्स है। चलो जल्दी लिख लो। वेयर ईटा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या, वेयर ईटा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ईटा ए एन टाइप का लिखा हूं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, नेचर ऑफ लिक्विड एंड टेम्परेचर, फुल स्टॉप। लिखो निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, negative sign indicates that viscous force act in the opposite direction of motion, viscous force acts in the opposite direction of the motion, viscous force is in the opposite direction of motion। अच्छा ये तो समझ लिए। जैसे मैंने बताया कि विस्कस फोर्स नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लो चलो पहले इसको जल्दी लिख लो। कैसे, जैसे मान लो कि दो पॉट है, एक में पानी भरा हुआ है, एक में वाटर है, दूसरा में मान लो कि हनी है, ठीक है, समझ गए। एक में क्या है, पानी भरा हुआ है, दूसरा में क्या है, हनी है, ठीक है। और हमने क्या किया कि कोई एक प्लेट लिया, मतलब कि प्लेट लिया और दोनों में हम सेम स्पीड से हमने पुश किया, थ्रो कर दिया ऐसे, हनी में और पानी में। तो प्लेट ज़्यादा किस में मूव करेगा, पानी में या हनी में, किस में मूव करेगा, क्यों, क्योंकि उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है। या अगर ऐसे नहीं समझ सकते हो तो ऐसे समझो कि एक हमने क्या लिया, ग्लास का जैसे बॉल लिया, ग्लास बॉल लिया, जिसको कंचा बोलते हैं ना, वो लिया। अच्छा, दो मान लो कि सिलिंड्रिकल टाइप का वेसल है, ठीक है। एक में पानी भरा हुआ है एक साइड तक, मान लो कि 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, और एक में 20 सेंटीमीटर तक हनी भरा हुआ है। दोनों बॉल को हम एक साथ छोड़ते हैं, तो पहले बॉटम में कौन पहुंचेगा, पानी वाला बॉल या हनी वाली बॉल, क्यों, क्यों, क्योंकि हनी का विस्कोसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, कंपेयर टू इसमें, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने लिखा है कि नेचर पे, समझ गए कि नेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और दूसरा हमने लिखा है टेम्परेचर पे। अच्छा, मान लो कि हनी अभी मान लो कि अभी रूम टेम्परेचर पे है, तो उसमें हमने बॉल के ड्रॉप करके देख लो कि कितना टाइम में वो 20 सेंटीमीटर जाता है। उसको थोड़ा हनी को हम हीट कर देते हैं, हनी को हीट कर दिए तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, या सेम रहेगा, कम हो जाएगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब उसमें बॉल को हम डालेंगे तो क्या होगा, कम टाइम में पहुंच जाएगा बॉटम के, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये याद रहेगा बस, ठीक है। उसके बाद में और एसआई यूनिट तो पता ही है कि एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। इसको तो यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाया ही था। क्या, क्यों इग्नोर कैसे कर सकते हैं, इग्नोर हम कब करेंगे, जब सभी जगह सेम होगा। वेलोसिटी तो डिफरेंट डिफरेंट होता है सभी लेयर्स का। उसके बाद में लिखो स्टोक्स लॉ। हमने बर्नौली आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने क्या बताया था, बताओ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने क्या बताया था, बताओ।
वेट ऐसे ये सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन फिर भी देखो सिलेबस से तो इसको डिलीट कर दिया, लेकिन आगे जो टॉपिक है उसमें इसका यूज है। वेट और जो बॉर्डर डिस्प्लेस्ड है वो इक्वल टू होता है। हमने ये बताया था, चलो पहले हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताते हैं। हमने ये बताया था कि जैसे मान लो कि यहाँ तक लिक्विड है, कोई ब्लॉक मान लो कि ऐसे है, ये V1 है, ये V2 है, तो ऊपर की ओर एक बायोंसी फोर्स लगेगा FB, जो होगा V1, इसका डेंसिटी रो है तो रो इंटू जी हो जाएगा। ये हमने बताया था कि जब भी कोई ब्लॉक पार्शियली या फुली डिप्ट होता है तो उसमें एक अपवर्ड फोर्स लगता है जिसको बायोंसी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? अच्छा चलो उसके बाद में लिखो स्टोक्स लॉ। जैसे मान लो कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस है r, इसका वेलोसिटी है v, विस्कस लिक्विड में ये मूव कर रहा है, तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा Fv। कोई एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है और वो किसी विस्कस लिक्विड में नीचे की ओर मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v, तो ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा Fv, जिसको हम क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स होता कितना है? तो F इक्वल टू होता है 6 पाई ईटा भी आर, 6 पाई ईटा भी आर। चलो चलो अभी चलो लिखो, चलो स्टोक्स लॉ लिखो। लिखो व्हेन ए स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r moving in a viscous liquid, when a spherical ball of radius small r moving in a viscous liquid with uniform speed v comma a viscous force acts on it in the opposite direction of motion, full stop। लिखो द विस्कस फोर्स इज गिवन बाई ये देखो ये लिखना है Fv इक्वल टू 6 पाई ईटा भी आर। ठीक है, और इसका डेरिवेशन भी है, तो इसका डेरिवेशन कैसे करना है? यूनिट डायमेंशन में तो पढ़वे किए हो क्या? ये तो डेरिवेशन ये नहीं आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी का आता है। ठीक है, तो देखो इसमें हम कैसे करेंगे? एफ भी इज प्रोपोर्शनल टू, एक मिनट, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? एफ भी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, एफ भी इज प्रोपोर्शनल टू ईटा। इसमें याद है ना ए बी सी या एक्स वाई जेड लिखते थे, क्या लिखते थे? ए बी सी या एक्स वाई जेड? एक्स वाई, और एफ भी इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर जेड। तो एफ भी इज प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते थे आर एक्स ईटा वाई और भी जेड। तो एफ भी इजकल टू हम लिखते थे के, अच्छा, आर टू द पावर एक्स ईटा टू द पावर वाई और भी टू द पावर क्या लिखते थे? जेड। अब डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ RHS याद है? तो LHS का डायमेंशन लिखते थे MLT-2 और RHS का डायमेंशन लिखते थे, रेडियस है L टू द पावर कितना हो जाएगा? x। अच्छा ईटा का बता दो, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, इसका होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर।
तो इसको लिख देंगे मीटर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। तो इस सेकेंड से ये सेकेंड, इस मीटर से ये मीटर, तो कितना हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो हो जाएगा m L-1 T-1, और वेलोसिटी इसमें पावर y हो जाएगा, और ये हो जाएगा L-T-1 टू द पावर z। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी सिलेबस से तो कराना ही है। चलो करो। क्या रहने दो इसको, इसके बाद में घर से सोल्व कर लोगे क्या? इतना नहीं, आगे सोल्व यूनिट डायमेंशन जानते हो ना कि कैसे सोल्व करना है, इक्वेट करेंगे एक्स वाई करके इसमें सोल्व कर लेंगे। तो इसके क्या क्या हाँ बुकलेट में भी था, ठीक है। रोटेशन का अब संडे को दूंगा बुकलेट, अब सब बुकलेट में पहले ही दे दूंगा, लेकिन तुम लोगों से ये चीज़ है कि जो मैं लिखाऊं वो लिखो, वो लिखोगी तो अभी कुछ याद हो जाएगा, घर पे पढ़ोगी तो याद हो जाएगा, हम बोल देंगे अभी माइंड से डिलीट हो जाएगा, लेकिन लिखते समय कुछ याद होता है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन में बुकलेट पहले दे देता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि जो थ्योरी लिखाऊँ तुम कॉपी पे लिखो और क्वेश्चन बुकलेट में कर लो। तो इसके बाद तुम लोग सोल्व कर लेना। उसके बाद में चलो लास्ट टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी। कौन बोला क्या? टर्मिनल वेलोसिटी ना, ये इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी आता है, नहीं कल एकदम 10 मिनट नहीं, तो कोई टॉपिक बड़ा नहीं है, कोई टॉपिक बड़ा नहीं है। अच्छा सुनो, देखो विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा विस्कस फोर्स इंक्रीज करेगा। अच्छा चलो ठीक है, अब लिखो टर्मिनल वेलोसिटी। इसको V0 से डिनोट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और पहले समझ लो कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। तो बायोन्सी फोर्स तो अभी हमने बताया था कि कितना होता है, वी रो जी, जितना वॉल्यूम डिप्ट है इंटू रो इंटू जी, ठीक है। जिससे मान लो कि एक स्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस मान लो कि r है, ये नीचे मूव कर रहा है v स्पीड से, तो ऊपर की ओर क्या लगेगा, एफ भी लगेगा और बायोन्सी फोर्स भी लगेगा, और नीचे की ओर कितना लगेगा, mg लगेगा। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा इसका डेंसिटी सपोज करो कि हमने रो ले लिया, एफ भी लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, ये विस्कस लिक्विड है, और बायोन्सी फोर्स तो लगेगा, वो तो विस्कस हो तो भी लगेगा। हाँ तो विस्कस फोर्स एफ भी और एफ बी। चलो यहाँ पे देखो सुनो, ये नोट कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? जैसे मैं बताया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, जब भी किसी लिक्विड में हम किसी बॉडी को इमर्ज करते हैं तो उसमें एक ऊपर की ओर फोर्स लगता है जिसको हम बायोन्सी फोर्स बोलते हैं। और अभी हमने पढ़ाया कि अगर मूव करेगा तो उस पर एक विस्कस फोर्स भी लगेगा, ठीक है, और नीचे की ओर mg लगेगा, ठीक है। नहीं विस्कस फोर्स अभी हमने क्या बताया था, अभी स्फेरिकल बॉडी के लिए क्या बताया था, किस किस डायरेक्शन में लगता है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। और इसका ए सिग्मा है, मान लो कि लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा है और ये जो बॉडी है उसका डेंसिटी रो है, सपोज करो, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन में ए है कि mg इज ग्रेटर देन एफ भी प्लस एफ बी, ऐसे है सिचुएशन। इनिशियली मास इसका ज़्यादा है, मास ज़्यादा है और एफ भी कम है, तो नेट फोर्स इस पर किस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की ओर। नेट जैसे मान लो कि ये तुम्हारा 100 न्यूटन है,
ये मान लो कि 40 न्यूटन है और ये भी तुम्हारा मान लो कि 30 न्यूटन है, तो ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा है नेट, और नीचे की ओर कितना लग रहा है 100। तो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे की ओर हो जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो जाएगा। तो वेलोसिटी क्या होगा टाइम के साथ, इंक्रीज या डिक्रीज, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है क्या, क्या नीचे। आपने क्वेश्चन क्या बोला था? मैंने बोला कि ये मान लो कि 40 है, ये मान लो कि 30 है, और ये मान लो कि 100 है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में हो गया, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, तो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, नीचे की ओर बढ़ेगा। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो एफ भी बढ़ेगा। एफ भी ये तुम्हारा कितना है, ये सपोज करो कि 30 है और ये 40 है, और एफ भी इक्वल टू अभी हमने लिखाया था 6 पाई ईटा वी आर। तो जैसे जैसे नीचे की ओर ये जाएगा उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो 40, 41, 42, 43 होते जाएगा। जिस इंस्टेंट पे ए कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, तो ए भी 100 और इधर भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उस समय इस पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, उसके बाद तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, उसके बाद तो वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा। तो वही वेलोसिटी जो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर किया उसी वेलोसिटी से नीचे जाएगा, उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, समझो कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है। एक्सपेरिमेंट भी है ना इसका, हाँ, प्रैक्टिकल में। समझो कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, बताओ, तुम समझाओ, तुम बताओ, बताओ क्या चीज़ है। देखो, जैसे ये नीचे आएगा हम्म, तो mg बढ़ता जाएगा, mg की बढ़ने की वजह एम जी बढ़ता क्यों जाएगा, mg उतना ही रहेगा, एम जी उतना ही रहेगा, एफ भी बढ़ता जाएगा। mg बढ़ेगा हम्म, और दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। और वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से नीचे जाएगा जिस वेलोसिटी से ऊपर। और उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तुम समझियो, बताओ क्या समझे। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना ये इम्पोर्टेंट है। बर्नौली इक्वेशन भी आएगा पक्का, ये भी पक्का आएगा, ठीक है, इसलिए समझाओ। देखो हमने ये बताया कि जब स्फेरिकल बॉल को किसी विस्कस लिक्विड में हम मान लो कि छोड़ते हैं तो नीचे मूव करेगा, नीचे मूव करेगा, तो मान लो कि अभी एम जी ज़्यादा है और ये दोनों कम है, तो नेट फोर्स नीचे की ओर होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो एफ भी क्या वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो भी इंक्रीज करेगा। समझ रही हो। तो ए 41, 42, 43 होते होते जिस इंस्टेंट पे 70 हो जाएगा और ये 30 है और ये कितना है 100 है, तो जब ये 70 हो जाएगा उस समय नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0, और नेट फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, जिस पे इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0 और वो वेलोसिटी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो लिखो लिखो लिखो, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई, the maximum constant velocity acquired by a body while falling through a liquid, while falling through a viscous liquid is called while falling through a viscous liquid is called terminal velocity। और टर्मिनल वेलोसिटी पर क्या होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एफ वी प्लस एफ बी बायोन्सी फोर्स, उसको यू बी से भी डिनोट करते हैं, यू बी इक्वल टू एफ बी या यू बी भी बोलते हैं बायोन्सी फोर्स को। अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 6 पाई ईटा वी नॉट आर। अभी मैं लिखाया था ये चीज, अभी मैंने लिखाया था। और बायोन्सी फोर्स को हमने अपवर्ड थ्रस्ट को हमने क्या लिखा वी रो जी,
तो इसका वॉल्यूम भी लिख देते हैं, इसका डेंसिटी क्या लिख देते हैं, सिग्मा, और इसको हम लिख देते हैं जी। बायोन्सी फोर्स होता है वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इनसाइड लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ठीक है, तो हमने इसका डेंसिटी सिग्मा लिया, तो भी सिग्मा इंटू क्या, हाँ हाँ सिग्मा, सिग्मा रो ऐसे होता है, रो ऐसे। और ये क्या है, भी क्या है, वॉल्यूम, भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, और इक्वल टू एम जी लिख देते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई ईटा, भी नॉट ही निकालना है, आर प्लस वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है जल्दी बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। अच्छा, मास तो गिवन नहीं है, इस बॉल का मास नहीं गिवन है, इसकी डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। इसको लिख लेना है, डेंसिटी गिवन है मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं एम के जगह पे रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या कर देते हैं जी। पूछ लो, अगर कोई भी डाउट्स हो तो पूछो कि एक आया कैसे। कुछ नहीं किया, कौन 6 है, सिग्मा है, तो सिग्मा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे कुछ 6 ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे बना लो इसको। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। कुछ नहीं किया, हमने फार्मूला पुट किया। ठीक है, अब चलो, अब इसको हमको भी नॉट निकालना है, तो इस सबको इधर कर देते हैं। तो 6 पाई ईटा भी नॉट आर इक्वल टू, देखो 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब दोनों में कॉमन है, तो 4/3 पाई आर क्यूब हमने कॉमन ले लिया, तो इसमें कितना बचेगा, और जी भी कॉमन है, तो इसमें हमने कर दिया रो और माइनस सिग्मा इंटू कर दिया जी। ठीक है, अब इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर दो। ठीक है, और इस आर से इस आर को कैंसिल कर दो, तो भी नॉट इक्वल टू हो जाएगा 4r क्यूब अपॉन में 3 इंटू 6 ईटा आर, और यहाँ पे हो जाएगा रो माइनस, एक मिनट, आर नीचे लिखाऊंगा, अभी मैं कैंसिल करूंगा, सिग्मा इंटू जी। और सिग्मा क्या होता है? सिग्मा ऑलरेडी लिखा हूँ, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या, अब इसमें इसको कर दो, रो है डेंसिटी ऑफ बॉडी, सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिख लो, इस चीज को लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, और सिग्मा क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसको 2 कर दिए, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं r², इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी नॉट इक्वल टू फाइनली फॉर्मूला आ गया 2r² अपॉन में 9 ईटा रो माइनस सिग्मा इंटू कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल है। ये सब लिख लेना है। ठीक है, तो बर्नौली इक्वेशन भी बताया गया है, और एक और इसमें डेरिवेशन है एसेंट फार्मूला, तो भी इम्पोर्टेंट है। आगे मैं अब सरफेस, हाँ, तो आगे मैं पढ़ाऊंगा सरफेस टेंशन। एक हो गया, तो 2 प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का, एक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हमने पढ़ा दिया, अब इससे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कराऊंगा, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है सरफेस टेंशन।
बस ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें पूछ लो, ये जो डेरिवेशन कराया है इम्पोर्टेंट है, इसमें अगर कोई भी टर्म नहीं आए तो पूछो। देखो ऐसा है कि हमने रो सिग्मा लिया, इसको रट्टा नहीं मारना है, तुम समझ लिए तो इसको डेंसिटी अपने d1 d2 भी कर दो, d1 d2 इसका डेंसिटी d1 इसका डेंसिटी d2, ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिग्मा, जैसे बुक में लिया हुआ वही हमने कराया, क्योंकि मैम लोग तो वहीं या कि स्कूल के जो सर होते हैं मैम होते हैं तो जस्ट वही टिपवाते हैं, इसलिए मैंने भी वही करा दिया। क्या यही है, एसएल में यही है, इसलिए स्कूल में भी यही कराया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सरफेस टेंशन कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कब?